इकबाल जी से अलग तरह का सवाल करना चाहूंगा। इकबाल जी के बारे में बता दूं दर्शकों को, मैंने इकबाल जी से बहुत सारे वो किए हैं, इस मामले पे बातचीत हुई है हमारी निरंतर। इकबाल जी एक सुधी जर्नलिस्ट तो हैं, साथ साथ इकबाल जी एक बहुत ऐसा काम करते हैं जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन बताता हूं मैं अपने दर्शकों को कि आप जो ऐसे शव हैं, लावारिस शव होते हैं, उन्हें अंतिम संस्कार उनका करते हैं और सब धर्म उसमें शामिल होते हैं। एक बहुत बड़ा काम लंबे वक्त से कर रहे हैं मुंबई जैसे उसमें महानगर में, और बहुत सारे उसमें कठिन नजारे भी होते हैं। मैं इकबाल सर यहाँ ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये अब इस समय सबसे कहीं चुनौती भरा बहुत बड़ा काम है, तो वो शवों की शिनाख्त, डीएनए की मैचिंग, और हो रहा है, काम हो रहा है, कर रहे हैं वैज्ञानिक तौर पर तो सारा कुछ है। लेकिन ये ऐसे जो शव है, इनकी पहचान को लेकर डीएनए से भी मैच होता है, सारा कुछ होता है। क्या क्या कठिनाई और कितना वक्त संभावित है, क्योंकि बहुत सारे उठ रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों का धैर्य टूट रहा है। अब तक सिर्फ 8 शव, अभी जब मैं ये कर रहा हूं इसके पहले जो मैंने सूचना है आखिरी दी, 8 शवों की शिनाख्त हो पाई और 8 मिल पाए हैं, लोगों को दिए जा सके। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्योंकि आपके पास जो अनुभव है, लंबे वक्त से आप कर रहे हैं, इकबाल सर। धन्यवाद धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये दुर्घटना है जिसके बाद से लगातार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और जिस तरीके से डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं, देखिए डीएनए सैंपल्स को लेकर के एक वक्त जरूर लगता है सारी चीजें इसको मैच करने के लिए कि क्या वाकई में उसी परिवार का वो सदस्य है या नहीं। दूसरा, वहाँ हालात इतने कठिन और इतने खराब हो चुके हैं इन सारी चीजों को लेकर के कि जो परिवार, उनके रिश्तेदार, सारे ही लोग वहां आ चुके हैं। उसके अलावा सरकारी तंत्र, बचाव टीम, तो जो मैनेजमेंट करना है वो आसान इस वक्त ना पुलिस के लिए है, ना अस्पताल के लिए, ना सरकार के लिए। तो इसलिए भी एक वक्त लगता है। दूसरा, डॉक्टर्स की जो टीम होती है वो पूरी तरीके से जांच करती है, दांत के, बालों के, उसके उसके जो बॉडीज होती है उसके लेकिन सैंपल्स ऐसे लिए हादसों जाते में हैं। इकबाल सर मैं माफी चाहूंगा, आपको टोक टोक रहा हूं, क्योंकि ये जो बर्निंग के केसेस है ये बहुत भयावह होते हैं, इसमें बहुत कुछ मिलता बचता नहीं है। और ये जिस तरीके से उसमें 1.25 लाख लीटर वो सबसे ज्वलनशील देखिए जो फ्यूल है। संजय जी, कल वो जो तस्वीरें मैंने देखी है, उस तरीके की बॉडीज अक्सर हमारे पास आती रहती है। तो बहुत तो मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन डीएनए से एक मैच हो जाएगा। डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है उन सारी चीजों को लेकर के लगातार वो कुछ वक्त के बाद में वो एक अनुमान लगा लेती है कि ये वाकई में डीएनए इधर नहीं, यहाँ का नहीं, यहाँ का है। दूसरा, बॉडी जलने के बाद भी जो है ना, आपको एक बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से परिवार कई बार वो चीजें कंफर्म कर लेता है कि हाँ ये परिवार के सदस्य है या नहीं है। बॉडी, हालांकि जो कल मुझे जो तस्वीरें भेजी गई थी, जो वीडियोस मेरे पास आए थे, वो वाकई में बहुत भयावह है, और मुंबई के अंदर भी इस तरह की कई बार हमने बॉडीज देखी है। तो चुनौती परिवार के लिए और खास करके डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट फॉरेंसिक की जो टीम रहेगी उनके लिए जरूर होगी। मैं उसके अलावा संजीव जी आप पर ये बात करना चाहूंगा कि जो 787 बोइंग की हम बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट और फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, वो सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पिछले साल ही एक मामला बहुत सामने आया था, जो कि एक बोइंग 787 ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रहा था। अचानक वो 120 फीट जो है ऑटो पायलट से हट करके सीधे हवा के अंदर नीचे लुढ़क करके आ गया था। तो उस वक्त जब मामला सामने आया था, और पिछले साल ही आपने देखा होगा एक विसल ब्लोअर जो कि बोइंग कंपनी का ही अपना खुद सामने आया था, और उसने कहा था कि ये सुरक्षित नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर बोइंग की जो उम्र अभी हमने जो पढ़ी है, बाकी तो कैप्टन सौरभ साहब जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा बताएंगे जुड़ गए, कि मैं उनका 50 स्वागत साल करूंगा, के कैप्टन आसपास। सौरभ भटनागर साहब जुड़ गए। मैं बता दूं दर्शकों को कि आप जो है सीनियर पायलट सिविल एविएशन है और आप इंस्ट्रक्टर भी हैं। बहुत स्वागत करूंगा सौरभ सर। मैं इकबाल जी बात हाँ, खत्म करें, फिर आपके साथ हूं, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, हम लोग जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे। तो उसके जी अंदर इकबाल। तकरीबन 50 साल की उम्र बताई जाती है, और ये तो अभी 2012 या 13 के अंदर हमने खरीदा था। अब सवाल यहाँ पर ये एक आ रहा है कि बोइंग की कंपनी के अंदर खुद एक इंजीनियर ने सारे सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद 3 महीने मुझे लगता है कि वो प्लेन के ऊपर एक बैंड लगा था, उसके बाद ग्राउंड किया गया था, लेकिन फिर से ये मामला आ गया। अब उससे बड़ा मसला ये है कि जो एक जांच का विषय होना चाहिए, जहां सरकार पूरी तरीके से खामोश नजर आ रही है। देखिए 2012 के अंदर जब ये प्लेन खरीदे गए थे, उस वक्त सरकार की जिम्मेदारी थी, उस वक्त टाटा के हाथ में नहीं था। तब प्लेन की कुछ कमी थी, तब 28 फ्लाइट की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल ने तब 28 की जगह 68 प्लेन जो है वो खरीदे थे। उसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था 2014 के अंदर, जब ये बीजेपी सरकार आई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अंदर प्रफुल्ल पटेल के ऊपर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वो आदेश के बाद में लगातार चीजें चलती रही। हमने देखा कि कई अलग अलग केसेस उनके ऊपर करप्शन के खुलते गए, कई प्रॉपर्टीज उनकी सीज की गई। बाद में एक प्रॉपर्टी जहां वो रहते हैं वहां भी सीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर स्पेशल ऑर्डर लेकर के वो अपने घर को बचाने में कामयाब हुई। लेकिन कुछ ही साल बीता था और हमने देखा कि जो सबसे करप्ट पार्टी महाराष्ट्र में भी गिनी जाती थी, वही पार्टी जो है वो समर्थन में आ जाती है और 2024 के अंदर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाती है और यही सारे जो क्लेम्स है उन सारी चीजों को लेकर के। तो अब क्या वो जांच का विषय है या नहीं? दूसरा, अगर बोइंग की हम बात करें तो बोइंग के अंदर 737, 747, 757, 67, 77 इस तरह की अगर घटना देखेंगे तो बोइंग के फेटल और नॉन फेटल एक्सीडेंट की बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा नहीं है कि बोइंग जो है वो बहुत सुरक्षित है या हम उसको सुरक्षित मान सकते हैं। तो अगर हम उसको स्टडी करें तो इतनी बड़ी संख्या है और इतने बड़े मेजर एक्सीडेंट सामने आए हैं इन सारी चीजों को लेकर के, जिसके ऊपर कई सवाल बोइंग कंपनी के ऊपर खुद उनके इंजीनियर ने ही खड़े कर दिए। तो अब जिस तरीके का ये पहला हादसा गुजरात के अंदर सामने आया है, ईश्वर करे दुनिया में कहीं ये चीजें ना हो, क्योंकि ये बहुत दुखद होती है सारी चीजें कि अपनों को खोना और उन सारी चीजों को लेकर। लेकिन उससे बड़ी घटना तब होती है कि जब देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं और वो इस एक्सीडेंट को जो है घटना को वो एक, मैं सिंपल सा कहूंगा कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। मतलब ठीक है, रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से आज पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए इस पूरे मामले के अंदर कि आखिरकार जिम्मेदार कौन था। क्योंकि जो कल हम एक वीडियो देख रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो सीसीटीवी जारी किया है, टोटल 59 सेकंड का वो वीडियो है। 59 सेकंड के अंदर अचानक जो है पायलट की मेडे की आवाज भी आ जाती है और वो जाकर के टकरा जाता है और उसके अंदर सभी लोग जो है लगभग लगभग एक व्यक्ति को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। बहुत दर्दनाक ये हादसा होता है। इन सारी चीजों को लेके इस 59 सेकंड के अंदर आप मुझे बताइए, आज जब एविएशन मिनिस्टर्स वहां जाते हैं वो अपनी रील बना करके गानों के साथ डाल रहे हैं। यानी कि बालासोर के बाद जब प्रधानमंत्री हमारे बालासोर गए थे तब उन्होंने अपनी रील बनाई थी, उस वक्त डाला गया था। उसके बाद मुझे लगता है ये सारे ही लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें चल रही है जिसको लेकर के काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआत में आपने पहले ही कहा कि गुजरात जाने का जैसे तुरंत वक्त उनको मिल गया, तो राज्य के अंदर पूरी हमारे देश के अंदर कश्मीर वाला मामला हुआ, फिर बिल्कुल बिल्कुल आप करिएगा तो मैं आप बाकी करिए जगहों पर इन सारी ही चीजों पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए गुजरात बिल्कुल अहम है। तो मैं आपसे कर लूंगा, पहले आपसे कर लूंगा, आप करिए, आप कर लीजिए। एक सवाल मुझे थोड़ा सर से करना है, एक सवाल करना है, मुझे कुछ पूछना है। अगर आप अनुमति तो पहले कर लो थोड़ा सर से, अनुमति मैं पहले थोड़ा सर से कर लूं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं सौरभ जी से ही समझना चाह रहा हूँ, भाई के अंदर है कि सौरभ जी ज्यादा बता पाएंगे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। टेक्निकली ग्राउंड पर जब फ्लाइट लैंड होती है और कहीं टेक ऑफ लेना होता है तो एक एरोटिकल इंजीनियर जो होता है वो सारी चीजों को लेकर के जांच पड़ताल करता है, उसके बाद में वो ग्रीन सिग्नल देता है। एक दूसरा, क्या इतनी ताकतवर कंपनियां दुनिया की जो कि 65 या 70% जो है वो फ्लाइट बनाती है और कब्जा रखती है, क्या वो जांच के अंदर जितनी सही चीजें हैं वो सामने खुल करके हमारे कभी आएगी? दो चीजों पे थोड़ा सा मैं समझना। इकबाल सर आपकी बहुत एक आध दो लाइन की टिप्पणी फिर मैं हनुमान जी पे ये जरूर है कि वो जानकारी सबको होनी चाहिए। राइट सर, कितने लोग घायल हुए, कहाँ है, 241 जो लोग हैं वो फ्लाइट में मौजूद थे और जो सरकारी आंकड़ा आया है गुजरात से वो 265 कुल जाने गई है अब तक की चीजें बताई जा रही है। मंगानी साहब वो केवल जो यात्री थे उनका तो सवाल है ही है, उनकी संख्या तो क्लियर है, कितने लोग जहाज में थे, इतने क्रू मेंबर्स थे। के अलावा 24 जो है अस्पताल के अंदर जो बच्चे थे उनकी खबरें आ रही है और कुछ जो है अभी भी उनकी क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है और कुछ की हालात गुजरात के अंदर। चाय वाली लेडी थी, उसका बेटा नहीं रहा है, वो तो उनका बेटा तो जो है वो कूद पड़ा था और वो बच गया दूसरे माले से। लेकिन जो अभी कुछ देर पहले सरकारी आंकड़ा जो दिया है दोपहर के वक्त वो 265 जानों का दिया है अब तक, यानी कि 241 ये है, 24 वो है, कुछ और अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इससे बड़ा भी बाइफरकेशन नहीं है, कौन है कितने, बाइफरकेशन नहीं है और नहीं, ठीक है, वो देखिए बाइफरकेशन तो कहीं भी नहीं है। आप कुंभ से लेकर के दिल्ली रेलवे से लेकर के मोरबी से लेकर के यहाँ तक तो मतलब ये कोई नई चीज तो हमारे लिए नहीं आ रही है, ये तो मतलब एक हमारा सिस्टम चल रहा है तो इट्स ओके। ये इसके अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए।